चलिए गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 के विज्ञान का पहला अध्याय। क्या है? हमारे आसपास के पदार्थ। देखिए इसमें लिखा हुआ है हमारे आसपास के पदार्थ। तो हमारे आसपास के पदार्थ इस पाठ में किन किन बातों पर ध्यान दिया गया है, नीचे बिंदुवर लिखा गया है। इस बातों पर ध्यान दिया गया है। पदार्थ के बारे में बताया गया है, पदार्थ के भौतिक स्वरूप के बारे में बताया गया है, पदार्थ के कणों के अभिलक्षणिक गुण के बारे में बताया गया है। उसके बाद क्या है? पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में बताया गया है। उसके बाद पदार्थ पर ताप तथा ताप परिवर्तन का क्या क्या प्रभाव होता है, इसके बारे में भी बताया गया है। गलनांक और कथनांक क्या है। उसके बाद वाष्पीकरण तथा संकलन की गुप्त ऊष्माएं, तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। बस इन बिंदुओं के बारे में बताया गया है। तो धीरे धीरे करके हम लोग एक एक बिंदु को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आता है पदार्थ। बताइए तो पदार्थ क्या है? बताइए बताइए, कोशिश कीजिए। कमेंट बॉक्स खाली है, आप लोग बताएंगे। देखिए, अगर पदार्थ की बात करें ना, तो वैज्ञानिकों का मत अलग है, दार्शनिकों का मत अलग है। तो हमारे जो वैज्ञानिक हैं वह कहते हैं कि संसार का कोई भी वस्तु जिन सामग्री से मिलकर बना होता है उसी को पदार्थ कहते हैं। क्या कहा वैज्ञानिकों ने? कि संसार का कोई भी वस्तु जिन सामग्रियों से मिलकर बना होता है उसी को पदार्थ कहते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जो पदार्थ होंगे ना, उसका कुछ निश्चित आयतन होगा और उसका कुछ द्रव्यमान होगा, अर्थात वह कुछ स्थान घेरेगा और क्या होगा? उसका कुछ द्रव्यमान होगा। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। ठीक है ना? इसे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि पदार्थ उसी को कहेंगे जिसका कुछ द्रव्यमान होगा और जो कुछ स्थान घेरेगा, यानी जिसका कुछ आयतन होगा, उसी को क्या कहेंगे हम लोग? पदार्थ कहेंगे। इस बिंदु में पदार्थ में इतना ही है। पदार्थ तो समझ में आ गया। अभी है, प्राचीन काल से ही मनुष्य जो है वो बहुत सोचने वाला प्राणी है। जैसे दूसरे जीव जंतु उतना सोचता नहीं है, लेकिन मनुष्य प्राचीन काल से ही थोड़ा ज्यादा क्रिएटिव है, ज्यादा सोचता रहता है। इसलिए जब प्राचीन भारत में हमारे दार्शनिक हुए तो वो लोग सोचते थे कि हमारे आसपास में जो कोई भी वस्तु है, क्या है, किससे बना है। तो सोचते सोचते वो लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये जो हमारे आसपास जो कुछ भी दिखता है वे मूलतः 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, जिन्हें उन्होंने क्या नाम दिया? पंचतत्व नाम दिया। हमारे जो प्राचीन दार्शनिक थे उन्होंने हमारे आसपास में जो कुछ भी पता ये जो कुछ भी वस्तुएं हैं, क्या बोलते हैं कि ये 5 मूल तत्वों से मिलकर बना हुआ है। उन 5 मूल तत्वों को उन्होंने क्या नाम दिया? पंचतत्व। और 5 मूल तत्वों को क्या नाम दिया रे? पंचतत्व। तो पंचतत्व के अंतर्गत क्या क्या आता है, बता सकते हैं? चलिए, नहीं तो हम बता देते हैं। सबसे पहले आता है पृथ्वी। नंबर 1 में पृथ्वी, नंबर 2 में आकाश, नंबर 3 में जल, नंबर 4 में अग्नि, नंबर 5 में वायु। समझ गए? फिर से बता देते हैं। पृथ्वी, उसके बाद जल, उसके बाद आकाश, उसके बाद अग्नि, उसके बाद वायु। समझ गए हैं? इन 5 मूल तत्वों से मिलकर कोई भी पदार्थ बनते हैं, ये हमारे प्राचीन दार्शनिकों का मत है। और इन 5 तत्वों को उन्होंने पंचतत्व कहा। तो उसके बाद आता है हम लोग पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पदार्थ का भौतिक स्वरूप में अगर जाएंगे तो उसमें पदार्थ का जो भौतिक स्वरूप यानी उसका बनावट कैसा होता है। पदार्थ जो होते हैं ना, तो पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। इसका भौतिक स्वरूप में क्या होता है कि कोई भी पदार्थ हो वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। और क्या है दूसरा, क्या है कि पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं।
पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं। पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि हम लोग नग्न आंखों से नहीं देख सकते, इतने छोटे होते हैं, है ना, जो हम लोग सोच भी नहीं सकते, इतना छोटा होता है पदार्थ के कण। समझ में आ गया पदार्थ के कणों के भौतिक स्वरूप। इसका देखो अगर हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे ना, तो जैसे मान लो कि एक बाल्टी पानी है, उसमें हम लोग एक ढक्कन डेटॉल डाल देंगे, तो डेटॉल में जो डेटॉल का कण है ना, तो वो एक बाल्टी पानी में इस तरीके से फैल जाएगा कि उसके हर एक कण में डेटॉल के कण पहुंच जाएगा। इस कारण उसमें वह क्या होगा, डेटॉल जैसा महकने लगेगा। एक ढक्कन पानी से ही पूरा सॉरी एक ढक्कन डेटॉल से ही पूरा पानी महकने लगेगा। फिर अगर हम लोग क्या करेंगे, उस एक बाल्टी पानी में से अगर हम लोग एक ढक्कन डेटॉल उठाएंगे और दूसरे एक साफ पानी में डालेंगे, तो वो साफ पानी भी डेटॉल जैसा महकेगा। फिर से अगर हम लोग करेंगे कि दूसरे बाल्टी से एक ढक्कन पानी उठाएंगे और तीसरे बाल्टी में देंगे जो भी साफ पानी था, तो भी महकेगा। तो ये प्रक्रिया कब तक होता रहेगा, 5 से 7 बार तक हम लोग उसके महक को अनुभव करने सीखेंगे। तो फिर आप लोग सोचेंगे कि क्या 5 से 8 बार के बाद ये वाला प्रक्रिया नहीं होता है? होता है, लेकिन ये धीमा हो जाता है। जब देखो क्या होता है, एक बाल्टी से दूसरी बाल्टी में जाता है तो उनके कणों का जो संख्या था वो थोड़ा घट जाता है। फिर दूसरे बाल्टी से जब तीसरे बाल्टी में जाता है तो और थोड़ा कुछ घट जाता है कणों की संख्या। तो इस प्रक्रिया से हम लोग जब 5 से 8 बार तक जाएगा तो उसके कणों का संख्या इतना घट जाएगा कि वह अपने गुण को दर्शा नहीं पाएगा। होगा लेकिन अपने गुण को दर्शा नहीं पाएगा, इसीलिए गंध उतना तेज नहीं आएगा, आएगा बहुत हल्का आएगा। समझ गए हैं? उसके बाद क्या है, पदार्थ के कणों के अभिलक्षणिक गुण। तो चलिए अब लोग समझ गए ना पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या है। आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो बताएंगे कमेंट सेक्शन में, हम दोबारा से बताएंगे आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या है कि पदार्थ के कणों के अभिलक्षणिक गुण। देखिए पदार्थ के कणों के अभिलक्षणिक गुण। पदार्थ के कणों के अभिलक्षणिक गुण कितने होते हैं? 3 अभिलक्षणिक गुण होते हैं। पदार्थ के कणों के 3 अभिलक्षणिक गुण होते हैं। क्या क्या? कि पदार्थ के कणों के बीच एक आकर्षण बल होते हैं, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं और पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। क्या क्या होते हैं? पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होते हैं और पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। अच्छा है ना, देखना कि जो मैं जो बोल रहा हूँ ना, इस रियल वाइज में नहीं भी हो सकता है, आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, बार बार बोलने से वो आगे पीछे हो जाता है। तो पहले क्या है कि पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होते हैं। चाहे कोई भी पदार्थ हो, उनके बीच क्या होते हैं, उनके जो कण होते हैं, मान लीजिए कि ये पदार्थ है, इसमें कण है, ये क्या है, कण है, कण है। ये पदार्थ के जो कण होते हैं ना, इनके बीच क्या होते हैं, आकर्षण बल से ये जुड़े होते हैं एक दूसरे के साथ। इसके साथ ये, इसके साथ, सबके साथ ये आकर्षण बल से जुड़े होते हैं। ये कण जैसे सभी तरफ, चारों तरफ एक आकर्षण बल से जुड़े होते हैं, जिस कारण क्या होता है, इसका एक आकार निश्चित होता है। ठीक है ना। लेकिन जिसमें आकर्षण बल कम होता है उसका आकार निश्चित नहीं होता है। पदार्थ के कणों के बीच इस आकर्षण बल के कारण ही इसका क्या होता है, कोई निश्चित आकार होता है। जैसे ठोस, ठोस का आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, इसलिए उसका आकार इतना निश्चित होता है ना। उसको तोड़ने के लिए हमें बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वह इतने ज्यादा आकर्षण बल से एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। वहीं पर अगर देखें कि द्रव्य, द्रव्य में जब हम लोग हाथ मारते हैं तो द्रव्य क्या होता है, दूर हट जाता है। मतलब क्या है, जो उनके दो
जो उनके कणों के बीच आकर्षण बल था हमारे हाथ मारने पर वह थोड़ा दूर चला जाता है, फिर हम लोग का हाथ पार होने के बाद वह अपने आकर्षण बल के कारण फिर से सामने आ जाता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, ठोस में ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग हाथ मार के उसको पार नहीं कर सकते हैं। वहीं पर द्रव्य में उसकी तुलना में कम होता है, इसलिए हाथ मारने पर हाथ पूरा पार हो जाता है। जैसे तालाब में, नदियों में जब आप लोग जाएंगे, है ना, पानी में जब हम लोग तैरते हैं तो हाथ जब लेकर जाते हैं तो क्या वहाँ पर पानी में टकराने के बाद वो क्या ऊपर आ जाता है? वैसा तो नहीं होता है। जब हम लोग पानी से टकराता है हाथ तो पानी में के अंदर चला जाता है, पानी को काटते हुए। तो ये कैसे हो पाता है? क्योंकि उनके बीच आकर्षण बल थोड़ा कम होता है, इसलिए हाथ पार हो जाता है। और गैस में और ज़्यादा कम होता है आकर्षण बल, जिस कारण इसका क्या होता है, निश्चित कोई आकृति नहीं होता है। द्रव्यमान तो होता है लेकिन इसका कोई निश्चित आकृति नहीं होता है। तो फिर आप लोग बोलेंगे कि तो फिर ये पदार्थ कैसे हुआ? ये भी पदार्थ हुआ क्योंकि ये भी स्थान घेरता है। जैसे जब हम लोग फुटबॉल में डालते हैं जिसमें हवा नहीं रहता है, उसका आकार छोटा रहता है, लेकिन जब हम लोग उसमें हवा डाल देते हैं तो वो पूरा फूल जाता है, टाइट हो जाता है। इससे क्या पता चलता है कि वायु अंदर गया, इसलिए वह फूला। समझे ना? तो इसी कारण इसे पता चल जाता है कि वायु उस स्थान को घेर लिया जो खाली था। तो इससे हम लोग क्या समझ पाते हैं कि वायु भी हम लोगों का पदार्थ है। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होते हैं? 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव्य, गैस। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में समझ लेते हैं, पदार्थ के कणों के बीच अभिलक्षणिक गुण। उसके बाद पदार्थ के अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होते हैं, और तो समझ गए हम लोग। फिर आता है हम लोगों का कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। जैसे देखना, आलू के बोरे देखे हो कभी? उसमें क्या होता है, अगर आलू पूरा फूल भी रहता है फिर भी अगर हम लोग उसके ऊपर रेत डालेंगे तो रेत पूरा अंदर घुस जाएगा। ऐसा क्यों होता है? आलू तो पूरा फूल था लेकिन फिर भी रेत क्यों घुसा? क्योंकि फूल होने के बावजूद भी जो दो आलू आपस में सटा हुआ रहता है, मान लो कि आलू का जो बोरा है ना, इस तरीके से बोरा है आलू का, तो वहां पर आलू इस तरीके से है, इस तरीके से आलू है। तो इन आलूओं के बीच में देखो थोड़ा थोड़ा स्थान रह गया है। आलूओं के बीच में क्या है, हम लोग का थोड़ा थोड़ा, ये तो आलू है लेकिन उनके बीच में थोड़ा थोड़ा स्थान रह गया है, रह गया है ना। तो इन स्थानों को भरने के लिए वो रथ आ जाएगा और इन स्थानों को भरेगा। तो इससे क्या पता चलता है कि स्थान खाली था। उसी तरीके से पदार्थ के जो कण होते हैं ना, कण तो आपस में सटा हुआ रहता है लेकिन उनके बीच में छोटा छोटा खाली स्थान रहता है। समझे ना? इसलिए क्या कहते हैं, पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। समझ गए हैं? उसके बाद क्या है हम लोगों का, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण क्या होता है? निरंतर गतिशील होता है। जैसे मान लो, इसको भी मिटा देते हैं हम लोग पहले। ठीक है ना? मान लो कि ये पदार्थ है, ठीक है ना, यहाँ पर पदार्थ के कण है। पदार्थ के कण होते हैं वे लगातार गतिशील होते हैं। ये अगर गति कर रहा है तो ये भी गति करेगा, ये भी गति करेगा, ये भी गति करेगा। ये हर एक कण आपस में गति करता रहता है। तो पदार्थ के तीनों अभिलक्षणिक गुणों को समझ गए ना। पदार्थ के कणों के बीच पहला क्या होता है, एक आकर्षण, पदार्थ के कण एक दूसरे को एक आकर्षण बल से जुड़े हुए होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं और पदार्थ के कण निरंतर गतिशील करते हैं। यह है पदार्थ के कणों के बीच अभिलक्षणिक गुण। सबको समझ में आ गया होगा?
अगर नहीं आया है तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट में जरूर पूछेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आता है हम लोगों का पदार्थ की अवस्थाएं। ये वाला हम लोग समझ गए हैं, पदार्थ के कणों के बीच अभिलक्षणीय गुण। उसके बाद आता है पदार्थ की अवस्थाएं। अभी हम लोग बताए कि पदार्थ के मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती है। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्थाएं। सबसे पहले आता है ठोस, दूसरा द्रव्य, तीसरा गैस। क्या क्या अवस्थाएं आती है? ठोस, द्रव्य और गैस। चलिए लिख देते हैं अवस्थाएं। सबसे पहले ठोस, दूसरा है द्रव, तीसरा है गैस। ये ठोस क्या होता है और क्यों होता है? देखो, जिन पदार्थों के कणों का आकर्षण बल अत्यधिक होता है, बहुत ज्यादा होता है, तो क्या होगा? इन पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल बहुत ज्यादा होगा तो उनके कण बहुत पास पास रहेगा। इन पदार्थों के कणों के बीच आकर्षण बल बहुत ज्यादा होगा तो देखिए इधर, तो उनका जो कण होगा वो अत्यंत पास पास होगा, ठीक है ना। अत्यंत क्या होगा? पास पास होगा। तो हम लोग इसको क्या कहेंगे? ठोस कहेंगे। क्या कहेंगे? ठोस। ये हो गया हम लोगों का ठोस। ठोस। अभी देखो, और इनके कणों के बीच जो गतिज ऊर्जा होती है, ये क्या होती है? गतिज ऊर्जा कम होती है। इनमें आकर्षण बल अधिक होती है लेकिन गतिज ऊर्जा कम होती है। दूसरा क्या है? द्रव्य। द्रव्य क्या होता है? इनका कण थोड़ा ठोस की तुलना में थोड़ा दूर रहता है। इनका कण क्या होता है? ठोस की तुलना में थोड़ा दूर रहता है। ये होता है हम लोगों का द्रव्य। द्रव्य क्या होता है हम लोगों का? ठोस की तुलना में इसका कण थोड़ा दूर रहता है, इसको कहते हैं द्रव। द्रव। ये हो गया हम लोगों का, दिख रहा है ना, द्रव। और सबसे अंत में आता है जिनका कण बहुत ज्यादा दूर रहता है ना, इनका कण बहुत ज्यादा दूर रहता है, उसको कहते हैं हम लोग गैस। पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव्य और गैस। ठोस किसको कहेंगे? जिनके कणों के बीच आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है। इधर से हम दिखा दे रहे हैं ना, जिनके कणों के बीच आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है, जिस कारण इनके कण बहुत ज्यादा पास पास होता है, इसी कारण क्या होता है? ये ठोस होता है। द्रव्य क्या होता है? ये ठोस की तुलना में इसका कण थोड़ा दूर दूर होता है और इनके कणों के बीच आकर्षण बल ठोस की तुलना में थोड़ा कम होता है, ये होता है हम लोग का द्रव। और जिनका, और गैस, तीसरा है गैस। गैस क्या होता है? जिनके कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है और इसका जो गति करता है ना, ये किधर भी गति करता है। लेकिन ये जो ठोस और द्रव्य है एक निश्चित दिशा में गति करता है, लेकिन जो गैस है वो कहीं भी गति करता है, उनके कण कहीं भी कभी भी गति करता है। तो ये हो गया गैस। गैस के कणों के बीच आकर्षण बल बहुत कम होता है लेकिन गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा होता है। समझ गए ना? ठोस, द्रव्य और गैस। उसके बाद आता है हम लोगों का पदार्थ की अवस्थाएं। आशा करता हूं सभी को समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो पूछिए, हम बार बार कह रहे हैं, अगर आप लोगों को समझ नहीं आता है आप पूछिए। जब आप पूछेंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा कि नहीं, आप लोग रेस्पॉन्स दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है पदार्थ पर ताप तथा दाब का प्रभाव। क्या लिखा है? पदार्थ पर ताप तथा दाब का प्रभाव। तो ये सबसे पहले हम लोग ताप का प्रभाव देखेंगे, उसके बाद हम लोग दाब का प्रभाव देखेंगे। किसी भी पदार्थ पर ताप के प्रभाव से क्या क्या होता है?
कोई भी पदार्थ होगा जब उसके तापमान को हम लोग घटा देंगे तो वह क्या होगा, वह जम जाएगा और ठोस के रूप में आ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग उसको ज़्यादा हीट करेंगे, ज़्यादा गर्म करेंगे, तो वह पिघल कर किस में आ जाएगा, वो ठोस पिघल करके द्रव में आ जाएगा। अगर द्रव को हम लोग फिर से ज़्यादा गर्म करेंगे तो वह वाष्प में बदल जाएगा, ठीक ना। अगर वाष्प को हम लोग ठंडा करेंगे तो द्रव बन जाएगा, और द्रव को अगर हम लोग फिर से ठंडा करेंगे तो फिर से ठोस बन जाएगा। यानी तापमान बढ़ने से वो क्या होता है, ठोस से वह द्रव, द्रव से वह गैसीय अवस्था में जाता है, और तापमान घटने से गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था में द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में आता है। जैसे हम लोग जल का ही उदाहरण देख लीजिए, जब हम लोग जल को गर्म करते हैं तो वो वाष्प बन जाता है, वहीं पर जब जल को हम लोग ठंडा करते हैं तो बर्फ बन जाता है। आइसक्रीम आप लोग खाते हैं ना, जो अरे सस्ता वाला जो आइसक्रीम है, 5 रुपये वाला, 10 रुपये वाला आइसक्रीम है, किससे बना होता है, जल में चीनी वगैरह मिला करके उसको ठंडा कर देता है, बर्फ बन जाता है, एक तो डंठल लगा देता है, पकड़ा देता है, चलो 10 रुपये निकालो। ये सब क्या है, ये तो पानी से ही बना है ना। तो ये जो जल है अगर ठंडा करेंगे तो बर्फ बनेगा, और जल को गर्म करने से वह जल वाष्प यानी गैस बन जाएगा। तो जल के जो 3 अवस्थाएं हो गया हम लोग का, यानी इसी प्रकार कोई भी पदार्थ होते हैं ना, उसके 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन जानने योग्य बात यह भी है कि वैज्ञानिकों ने 2 अवस्थाएं और खोजा है, लेकिन ये आप लोगों की किताब में नहीं है, पहले था अभी हटा दिया गया है, तो अभी वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम बता देते हैं वो क्या क्या है। प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये 2 एक्स्ट्रा है, समझ गए ना। ठोस, द्रव और गैस तो है ही, इसके अलावा भी और 2 क्या क्या है, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। यह है पदार्थ की अवस्थाएं। समझ गए हैं कि ठोस को गर्म करेंगे तो क्या होगा, द्रव बनेगा, द्रव को गर्म करेंगे तो गैस बनेगा, समझ गए हैं। उसी प्रकार गैस को अगर ठंडा करेंगे तो द्रव बनेगा, द्रव को अगर फिर से ठंडा करेंगे तो ये ठोस बनेगा। ये सिर्फ पानी पर काम नहीं करता है। आप लोग सोचे कि नहीं सिर्फ पानी को ही शायद ठंडा करने से बर्फ बनता है, और पानी को ही शायद गर्म करने से वो वाष्प बनता है, नहीं ऐसा नहीं, सभी में होता है, ठीक है ना। जैसे मान लो लोहा, लोहा साधारणतः ठोस अवस्था में रहता है, लेकिन जब हम लोग उसको गर्म करते हैं तो वह द्रव अवस्था में आ जाता है। जब हम लोग लोहे को 1000 डिग्री सेल्सियस में गर्म करेंगे तो वह द्रव अवस्था में आ जाएगा। कोई भी सामान बनता है, कोई भी मूर्ति वगैरह बनता है तो क्या होता है, वो धातु को पूरा पिघला देता है, पिघलाने के बाद फार्मा में डाल करके उसको रूप दिया जाता है। तो पिघला कैसे, क्योंकि उसके ताप में बदलाव आया, इस कारण वह पिघला। समझ गए हैं। ये हो गया पदार्थ पर ताप का प्रभाव। तापमान बदलने से पदार्थ की अवस्थाओं में भी बदलाव आता है। इसके बाद क्या क्या है, अच्छा और एक चीज है कि कुछ वस्तु ऐसे भी है जो, जैसे हम लोग देखे ना कि ठोस से द्रव्य बनता है, द्रव्य से गैस बनता है, कुछ कुछ ऐसी भी वस्तु है जो सीधा ठोस से गैस में बदल जाता है, समझे ना। जो क्या होता है, ठोस से द्रव्य, द्रव्य से गैस नहीं बदलता, वो सीधा ठोस से गैस में बदल जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं पता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन विधि। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपतन विधि, ऊर्ध्वपातन विधि। अच्छा इस विधि से कौन अपने अवस्था को परिवर्तन करता है, वो है फिनेप्थिलीन। कौन करता है, फिनेप्थिलीन। फिनेप्थिलीन मतलब जानते हो ना, अरे वही जो जैसे अलमीरा में रखते हैं ना कपड़ा वगैरह, उसके साथ जो फिनेप्थिलीन का पैकेट रख देता है ताकि कीड़े मकोड़े ना लगे, है ना। वही है हम लोगों का जो देखिए ना, कुछ दिनों के बाद वो छोटा छोटा हो जाता है, क्यों होता है, क्योंकि वह सीधा ठोस से गैस अवस्था में बदल जाता है, द्रव्य में पिघलता नहीं है, सीधा ठोस से गैस में बदल जाता है, इसलिए वो पिघल करके छोटा हो जाता है। समझ गए हैं पदार्थ की अवस्थाएं। उसके बाद क्या है कि पदार्थ पर ताप तथा दाब परिवर्तन का प्रभाव, अच्छा सॉरी, पदार्थ पर ताप का प्रभाव तो हम लोग पढ़े, दाब परिवर्तन का प्रभाव पढ़ेंगे। अच्छा बताओ, दाब परिवर्तन के प्रभाव से क्या क्या होता है। दाब परिवर्तन के प्रभाव से भी
पदार्थ की अवस्थाओं में बदलाव आता है। जैसे सीएनजी और एलपीजी के बारे में जानते हो? सीएनजी क्या है? कॉम्प्रेस नेचुरल गैस। इसमें क्या होता है, नेचुरल गैस को कंप्रेस करके टैंक में डाला जाता है। इसमें जो गैस रहता है वह लिक्विड फॉर्म में नहीं रहता, वो गैस के फॉर्म में ही रहता है। इसमें कम दबाव से टंकी में भरा जाता है। वहीं पर जब हम लोग एलपीजी डालते हैं टंकी में तो देखना पानी जैसे अंदर में जैसे पानी है ऐसे आवाज आता है। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि एलपीजी होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। यहाँ पर क्या होता है, गैस को बहुत ज्यादा दबाव डाला जाता है, दबाव डालकर वहां पर डाला जाता है टंकी में, जिस कारण से बहुत ज्यादा दबाव होने के कारण इनका जो कण दूर दूर था दबाव के कारण वो एकदम पास पास हो जाता है, जिस कारण वो गैस से क्या बदल जाता है, द्रव अवस्था में आ जाता है। द्रव से सॉरी गैस से किस अवस्था में आ जाता है, द्रव अवस्था में आ जाता है। समझे? उसके बाद और क्या है, ऐसा कुछ उदाहरण? और उदाहरण है, जैसे जो ब्रिक बनता है ना, ईंटा बनता है, ठीक है ना, वो देखना कैसे बनता है, जो वेस्ट मटेरियल का जो ईंटा बनता है, वेस्ट मटेरियल देखना हो तो ज्यादा पूरा ठोस नहीं होता है, लेकिन जब ईंटा बनता है तो ठोस बन जाता है। वो क्यों बनता है? वेस्ट मटेरियल को बहुत ज्यादा प्रेशर में दबाया जाता है, जिस कारण जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसके कण आपस में एकदम सट जाता है और एक ठोस का रूप ले लेता है। समझे ना? इस प्रकार से क्या होता है, दबाव बदलने से उनकी अवस्थाओं में भी परिवर्तन आता है। जैसे देखना कि जब जलवाष्प ऊपर जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, एटमॉस्फेयर का जो दबाव है वो कम है। नीचे जितना नीचे जाएंगे उतना दबाव अधिक है, जितना ऊपर जाएंगे उतना दबाव कम है। इसलिए क्या होता है, दबाव कम होने के कारण जब पदार्थ की अवस्थाओं में भी बदलाव आता है। समझ गए ना? उसके बाद क्या आता है, गलनांक एवं कथनांक। अच्छा, गलनांक किसे कहते हैं? गलनांक बताओ। देखो, जिस न्यूनतम तापमान पर कोई पदार्थ पिघलना शुरू कर देता है उसे उस वस्तु का गलनांक कहते हैं। क्या सभी वस्तुओं का गलनांक समान होता है? बिल्कुल नहीं। सभी वस्तुओं का गलनांक भिन्न भिन्न होता है। सभी वस्तुओं का गलनांक कैसा होता है, भिन्न भिन्न होता है। जैसे जल का गलनांक कितना है, बर्फ से जब जल बनता है तो उसका गलनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। वहीं पर जब हम लोग लोहा को लेंगे या फिर कोई धातु लेंगे तो सब धातु का समान नहीं होता है, ठीक है ना, वो 1000 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है उसका गलनांक। ठीक है, सब पदार्थों का गलनांक अलग अलग होता है। ठीक है, और कथनांक किसे कहते हैं कि जिस न्यूनतम तापमान पर कोई द्रव किसमें बदल जाता है, गैस में बदल जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, उस वस्तु का कथनांक कहते हैं। गलनांक क्या है पता चल गया? जिस न्यूनतम तापमान पर कोई पदार्थ पिघलना शुरू कर देता है उसे उस वस्तु का गलनांक कहते हैं। और गलनांक किसको कहते हैं, जिस न्यूनतम तापमान पर कोई पदार्थ क्या होता है, गैस में बदल जाता है तो उसे उस वस्तु का कथनांक कहते हैं। ये तो सबसे छोटा पॉइंट है, इसमें डाउट रहने की कोई बात नहीं है, डाउट रहना भी नहीं चाहिए इसमें। ठीक है, गलनांक क्या है कि जिस न्यूनतम तापमान पर कोई पदार्थ पिघलना शुरू कर देता है उसे गलनांक कहते हैं। और कथनांक किसे कहते हैं, जिस न्यूनतम तापमान पर कोई पदार्थ गैस में बदल जाता है उसे क्या कहते हैं, उस वस्तु का कथनांक कहते हैं। कथन अंक यानी अंक, जिस तापमान पर, अंक यानी संख्या होता है ना, तो जिस तापमान पर, तापमान मापने पर ही संख्या आता है ना, 0 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 25 डिग्री, 50 डिग्री, संख्या कब आता है, जब उसका तापमान मापेंगे तो जिस अंक पर, मतलब जिस तापमान पर पिघलने लगेगा गलनांक, जिस तापमान पर गैस बनेगा कथनांक। उसके बाद क्या है, वाष्पीकरण तथा संगलन की गुप्त ऊष्माएं। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्माएं क्या है, किसे कहते हैं, ये वाला इंपॉर्टेंट है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्माएं और संगलन की गुप्त ऊष्माएं। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्माएं किसे कहते हैं,
अरे बताओ बताओ कोई। देखो वाष्पीकरण की अगर बात करेंगे तो मान लो कि 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर गर्म करने से उसके गैसीय अवस्था में परिवर्तन होने में जितना उष्मीय ऊर्जा लगता है उसी को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। यानी देखो जब हम लोग जैसे पानी के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, पानी का वाष्पीकरण होने का न्यूनतम तापमान क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। पानी 100 डिग्री सेल्सियस में वो वाष्पीकृत होता है। तो क्या मान लो कि एक बर्तन में पानी है, अगर हम लोग 100 डिग्री तापमान पर, अगर हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम लोग गर्म करेंगे तो क्या यह पानी तुरंत भाप बन जाएगा? नहीं बनेगा। मान लो कि 1 किलोग्राम यहाँ पर, यानी 1 किलोग्राम पानी है या फिर 1 लीटर पानी है ना, 1 लीटर पानी है, इसको 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे जब तक यह पूर्ण रूप से किसमें, गैस में नहीं बदल जाता। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जाने के बाद भी हमें लगातार गर्म करना पड़ता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस के जाने के बाद एक्स्ट्रा जितना डिग्री सेल्सियस तापमान लगेगा उसी को कहते हैं वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। उसके क्या है, क्वथनांक पर 1 किलोग्राम द्रव्य पर उस 1 किलोग्राम द्रव्य अपने क्वथनांक पर गैस में बदलने के लिए जितना उसमें ऊर्जा लेता है उसी को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। समझे? क्या है कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान अपने क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में बदलने के लिए जितना उसमें ऊर्जा लेता है उसी को क्या कहा जाता है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। उसी प्रकार क्या है कि संगलन की गुप्त ऊष्मा है। जैसे मान लो कि एक बर्तन में क्या है, यहाँ पर बर्फ है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कितने डिग्री में पिघलता है, 0 डिग्री सेल्सियस में पिघलता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस में लाने से क्या तुरंत पिघल जाएगा? नहीं पिघलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। तो कितना टाइम लगेगा? जब तक टाइम लगता है तो क्या तापमान अगर हम लोग फिर से घटा दे तो क्या पिघलेगा? नहीं पिघलेगा। 0 डिग्री सेल्सियस में ही रखेंगे, यानी 0 डिग्री सेल्सियस तापमान उसको लगातार देते रहेंगे। कब तक देते रहेंगे? जब तक यह पूरी तरीके से पिघल नहीं जाता। तो पूरी तरीके से पिघलने के लिए जितना उष्मीय ऊर्जा है ना, जितना उष्मीय ऊर्जा ये लेता है, ठीक है ना, जितना ये उष्मीय ऊर्जा ये लेता है उसी को क्या कहते हैं, संगलन की गुप्त ऊष्मा। यानी कोई भी ठोस अपने गलनांक पर अपने गलनांक पर पूर्ण रूप से संगलित होने के लिए या गलने के लिए जितना उष्मीय ऊर्जा लेता है उसे क्या कहा जाता है, संगलन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। यानी वो तापमान कहाँ जाता है, हम लोग जब तापमान लगातार देते रहते हैं ना, जब तक बर्फ पूरी तरह से पिघल नहीं जाता, वो इस बर्फ में के अंदर छुपा हुआ रहता है। बर्फ के जो कण होते हैं ना, कणों के अंदर छुपा हुआ रहता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, संगलन की गुप्त ऊष्मा। तो संगलन की गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? जब 1 किलोग्राम ठोस को अपने गलनांक पर, है ना, पूर्ण रूप से पिघलने के लिए जितना उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को क्या कहते हैं, संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। समझे या फिर रिपीट कर दे? अरे कोई बात नहीं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग। अगर नोट्स चाहिए तो हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, हम पूरा हैंड रिटन नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। पूरा फुल चैप्टर्स नोट है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है, सबको मिल जाएगा। अगर चाहिए तो बताएंगे। तो गलनांक और कथनांक भी हो गया, उसके बाद वाष्पीकरण तथा संगलन की गुप्त ऊष्माएं भी हो गया। अभी क्या है कि अभी अंतिम चरण में आ गए हम पाठ के। अंतिम में क्या है कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। जब कोई चीज वाष्पीकृत होता है, मान लो तुम जल का ही ले लो ना,
उदाहरण, जब जल वाष्प में बदलता है तो इसको क्या क्या चीज प्रभावित करता है? तो सबसे पहले आता है क्या चीज? तापमान, दूसरा क्षेत्रफल, तीसरा तापमान और क्षेत्रफल ही आता है, ठीक है ना। तो देखो, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, देखो जब अगर पहले जान लेते हैं तापमान का प्रभाव कैसे होता है। देखना कि तापमान बढ़ने से कोई भी पदार्थ वाष्पीकृत हो जाता है। जैसे बर्तन में पानी है, अगर हम लोग आग गैस में चढ़ाएंगे या फिर आग के ऊपर चढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो गर्म होकर जल हमारे बर्तन से गायब हो जाएगा। गायब कहाँ होता है? वो वाष्प में बदल जाता है, उड़ जाता है, हमारे वातावरण में मिल जाता है, ठीक है। ये होता है हम लोग का वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला कारक। गर्म होगा तो वाष्पीकृत होगा, गर्म नहीं तो वाष्पीकृत नहीं होगा। अच्छा बताओ, ठंडे के मौसम में तुम लोग देखे होंगे कि जो जलाशय होते हैं, जो तालाब होते हैं, नदी वगैरह होता है या फिर समंदर वगैरह होता है, उसके ऊपर धुआं जैसा दिखाई देता है कि धुआं जैसे उठ रहा है ऊपर। वो क्या होता है? वो भी होता है हम लोगों का जलवाष्प। अभी आप लोग सोचेंगे कि अच्छा समुद्र के अंदर कोई आग लगा दिया होगा इसलिए वहां से धुआं निकल रहा है, इसलिए वहां से जलवाष्प निकल रहा है। ऐसा नहीं है। तो है कैसा कि जब हमारे वातावरण का तापमान हमारे उस जल के तापमान से कम हो जाता है तो जल को लगता है अरे हम तो ज्यादा गर्म हो गए, ठीक है ना। तो क्या होता है कि जल उस तापमान पर ही वह वाष्पीकृत हो जाता है, क्योंकि उसके आसपास का तापमान बहुत कम हो गया है उसकी तुलना में। ठंडे के मौसम में ऐसे ही होता है ना। हम लोग जानते हैं जल जितना जल को गर्म होने में जितना टाइम लगता है उसको ठंडा होने में भी उतना टाइम ज्यादा टाइम लगता है। जैसे ठोस की तुलना में जल थोड़ा धीमी गति से गर्म होता है, इसीलिए उसको ठंडा होने में भी ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है ना। इसीलिए हमारे जो धरती जब ठंडा हो चुका होता है लेकिन तब तक हमारा जो जल है समंदर या फिर कोई भी जलाशय का जो जल है वो उतनी जल्दी ठंडा नहीं होता है। जिस कारण क्या होता है कि स्थल भाग के संपर्क में आए वायु जो होता है वो ठंडा होता है, लेकिन जो समंदर का पानी है उतना ठंडा नहीं होता है। तो ठंडा नहीं होने के कारण क्या होता है, उसे महसूस होता है अरे हम तो ज्यादा गर्म है, लेकिन वास्तव में होता नहीं है। उसके आस पड़ोस का जो वातावरण था वो ठंडा होता है, वो खुद गर्म नहीं होता है, लेकिन उसे लगता है कि हम गर्म हैं, इसलिए वो जल फिर क्या बन जाता है, जलवाष्प बन करके उड़ जाता है। समझे? कि सिर्फ तापमान के बदलाव के कारण ही क्या होता है, जलवाष्प में बदल जाता है। उस तरीके से सिर्फ जल के ऊपर में नहीं है, और बहुत सारा चीज है। जैसे हाथ में जब हम लोग पेट्रोल डाल देते हैं थोड़ा सा, कुछ ही देर बाद क्या होता है, पेट्रोल पूरी तरीके से गायब हो जाता है। वो जाता कहाँ है? पेट्रोल क्या होता है पता है ना, वो थोड़ा सा तापमान पर ही गैस में बदल जाता है। इसलिए तो बोलते हैं कि गाड़ी को धूप में मत खड़ा करो, वरना क्या होगा, पेट्रोल पूरा उड़ जाएगा। जब हम लोग हाथ में डालते हैं पेट्रोल तो क्या होता है, तुरंत ठंडा महसूस होता है, यानी जो हमारे हाथ का तापमान था उसको अवशोषित करके वो तुरंत गैस में बदल जाता है, गायब। समझे ना। तो ताप परिवर्तन से क्या होता है, जो द्रव होता है वह गैस में बदल जाता है। दूसरा आता है हम लोगों का क्षेत्रफल। जब क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो उसका वाष्पीकरण भी ज्यादा होगा, और क्षेत्रफल कम होने से वाष्पीकरण भी कम होता है। अच्छा मान लो कि आपको एक गिलास पानी दिया हुआ है, ठीक है ना, एक गिलास पानी दिया हुआ है और बोल रहा है कि इसको गर्म करो, ठीक है ना। आप गर्म कर लिए, उसके बाद बोला कि चलिए ठंडा कीजिए। आप कैसे ठंडा करेंगे? तो इससे इसका सरल उपाय क्या है, एक लंबा सा यानी जिसका क्षेत्रफल ज्यादा होता है इस बर्तन में डाल देंगे हम लोग, या फिर थाली में डाल देंगे। इससे क्या होता है, क्षेत्रफल ज्यादा हो जाता है, जिससे ये जल्दी ठंडा हो जाता है, ठीक है ना। जैसे हम लोग जब क्या करते हैं, खाना खाते हैं, या फिर मान लो कि किसी बर्तन में आप खिचड़ी खा रहे हैं। खिचड़ी मतलब जानते ही हो ना,
खिचड़ी खा रहे हैं, है ना, लेकिन बर्तन था छोटा, क्या आप खा पाएंगे उतनी जल्दी से? नहीं खा पाएंगे, क्योंकि गर्म रहता है। वहीं पर जब हम लोग क्या करेंगे, एक चौड़ा थाली में लेंगे, तो क्या करेंगे, खिचड़ी लेने के बाद पूरा हिला हिला करके चारों तरफ फैला लेंगे और ये किनारे से हम लोग खाएंगे तो आराम से खा सकेंगे। तो जब क्षेत्रफल बढ़ बढ़ जाता है ना, तो तापमान तुरंत घट जाता है। क्या होता है, तापमान तुरंत घट जाता है और तापमान तुरंत बढ़ भी जाता है। ठीक है, ये तो हो गया घटना। अभी हम लोग बढ़ना समझेंगे। जैसे एक गिलास में पानी लेंगे और एक थाली में लेकर के धूप में रखेंगे और एक दूसरे गिलास में पानी लेकर के रख देंगे, है ना। पानी की मात्रा उतना ही होना चाहिए, एक जगह गिलास में रहना चाहिए, एक जगह थाली में रहना चाहिए। देखना कौन जल्दी वाष्पीकृत होता है। आप लोग देखे होंगे कि जो थाली में रखा हुआ पानी होता है वो ज़्यादा जल्दी वाष्पीकृत हो जाता है, और जो गिलास पर रखा हुआ पानी होता है वो ज़्यादा जल्दी वाष्पीकृत नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि गिलास का क्षेत्रफल कम है, वह वायु के संपर्क में कम आता है, इसलिए वो उतना जल्दी ठंडा नहीं हो पाता है, और उतना जल्दी वो गर्म नहीं हो पाता है, क्योंकि उसका थोड़ा सा ही भाग हमारे सूरज की रोशनी में है, जबकि थाली का बहुत सारा भाग हमारे सूरज की रोशनी में है, जिस कारण वो जल्दी गर्म हो जाता है। इसलिए थाली का जो जल होगा वो जल्दी जल्दी वाष्पीकृत होगा, तुलनात्मक रूप से किससे, हमारे गिलास के पानी से। समझ गए हैं? इसे कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, और एक तो है, जैसे हम लोग कपड़ा सुखाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, कपड़ा जब सुखाते हैं, रस्सी पर टांगते हैं, तो उससे पहले हम लोग पूरा अच्छी तरीके से झाड़ लेते हैं, उसके बाद पूरा फैलाकर टांगते हैं। अगर हम लोग फैलाकर नहीं टांगेंगे, ऐसे ही मान लो कि एक जगह इकट्ठा करके मतलब डाल देंगे, ठीक है ना, जैसे कपड़ा है उसको निचोड़ेंगे, निचोड़ने के बाद वैसे ही रख देंगे, फैलाएंगे नहीं, तो क्या सूखेगा? नहीं सूखेगा, तो ऑब्वियसली सूखेगा, लेकिन उसको सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना। जो चीज़ हम लोगों का 2-4 घंटे में सूख जाता है, उसी को सूखने में 2 से 4 दिन तक लग जाएगा। क्यों? जब फैलाता है किसी भी चीज़ को, उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिसके कारण वहाँ क्या होता है, जितने भी जल वाष्प होते हैं बहुत तेज़ी से वाष्पीकृत हो जाता है। लेकिन जब उसको निचोड़ कर रख देता है, ऐसे ही निचोड़ा हुआ रहता है, तो क्या होता है, वातावरण वह अच्छी तरीके से उसका पूरा भाग वातावरण के संपर्क में नहीं आता है, जिस कारण से क्या होता है, वह जल्दी नहीं सूखता है। चलिए समझ में आ गया सभी। चलिए हम लोग का पूरा पाठ कंप्लीट हो गया है। अगर किसी को समझने में दिक्कत है तो पूछेंगे इसमें कमेंट सेक्शन में। अगर किसी को नोट्स चाहिए तो हमसे कांटेक्ट करेंगे। समझ गए हैं? पूरा हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा, आप बात करेंगे, हम समझा देंगे, ठीक है, क्या प्रोसेस है। चलिए धन्यवाद, आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।